तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग ETS 9 की डिस्कशन करने जा रहे हैं और ETS 9 का जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है क्या हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। मतलब ये बेंजाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है। पूरा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन की ऑर्डर क्या होगा। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है, कार्बो अल्कोहल से जब एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन कराते हैं, H2O लॉस होता है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या हमारा उतना इजीली हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह का आता है कि कौन से अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेटेड होगा, तो क्या हमारा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या हमारा कार्बोकैटायन। यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या होगा उतनी इजीली हो जाएगा, ठीक है। आप जरा ये देखो, अगर इसको डिहाइड्रेशन कराएंगे यानी इस पे H+ अटैक करेगा तो इससे क्या लॉस हो जाएगा, H2O, और कार्बोकैटायन जो बनेगा ये 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा। कितना डिग्री हमारा, 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। और अगर इसको देखें तो इसमें क्या बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें भी H+ जब अल्कोहल पे अटैक करेगा तो इससे क्या लॉस हो जाएगा, H2O, और ये भी क्या हमारा 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन है, लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन पे जो है आपका क्या लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा, मिथाइल ग्रुप। अब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो इससे भी क्या हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे क्या हमारा आपका पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और अगर इसका डिहाइड्रेशन किए यानी इससे H2O जब लॉस करा दिए तो इससे भी कार्बोकैटायन बना, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे ये भी बेंजाइल का कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे क्या हमारा NO2 लगा हुआ है, ठीक है। तो आप जरा ये देखो, ये अब कार्बोकैटायन की अगर हम स्टेबिलिटी अरेंज करें तो इसमें जैसे हम इसको नंबर 1 लिखते हैं, ये क्या हमारा नंबर, ये इसको हम 2 लिख दें, ये कार्बोकैटायन को क्या लिख दिए हम, 2 लिख दिए, इसको क्या लिखे 3rd लिखे, और इसको क्या लिखे 4th लिखे। अगर इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर हम चेक करें तो इसमें क्या हमारा ये +R इफेक्ट लग रहा है, यानी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या हमारा +R+H इफेक्ट लग रहा है। यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू +R+H इफेक्ट लग रहा है। अब देखो +R इफेक्ट जो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू होगा, जितना ऑर्थो पोजीशन पे होगा उतना ही पैरा पोजीशन पे होगा। तो ये तो +R और प्लस साथ में क्या हमारा +I ग्रुप भी है। तो अब ये क्या हमारा हाइपर कंजुगेशन दोनों में क्या हमारा सेम रहेगा, +R इफेक्ट की वैल्यू जितना ऑर्थो पे रहेगा उतना ही क्या रहेगा पैरा पे, लेकिन यहाँ पे +I इफेक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और रिजोनेंस इफेक्ट का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो +R इफेक्ट के थ्रू होगा वो दोनों जगह क्या रहेगा, सेम। यानी ये कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल है, उसके बाद ये वाला होगा, ठीक है। यानी ये वाला कार्बोकैटायन जो पैरा पोजिशन पे क्या हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे +R क्या था हमारा, ऑर्थो और पैरा दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन +I इफेक्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ये कार्बोकैटायन क्या हमारा इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे इजीली जो डिहाइड्रेटेड होगा ये क्या हमारा 2nd होगा, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा B का हो जाएगा, उसके बाद ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा क्या हमारा C जो बना है, C का डिहाइड्रेशन। उसके बाद क्या हमारा अगर हम लोग देखें तो ये B हो गया C, उसके बाद क्या आ गया ए कौन सा हमारा, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसका आ जाएगा। और ये कार्बोकैटायन जो है जिसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, ये क्या हमारा लीस्ट स्टेबल है, ये सबसे हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा D जो होगा क्या हमारा सबसे बाद में चले जाएगा, ठीक है। यानी कार्बोकैटायन H2O लॉस करने के बाद जिस कार्बोकैटायन का जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा उतनी ज़्यादा होगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, BCAD, यानी क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक कंपाउंड क्या हमारा मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद KCN के साथ रिएक्ट किया जा रहा है
प्रोड्यूसेस कंपाउंड ए विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कंपाउंड बी, और जब इसकी हाइड्रो ए ऑन रिडक्शन विथ डिवाइल गिव सी विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस डी, डी ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस बी, आइडेंटिफाई द डी, डी आइडेंटिफाई करना कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, क्या हमारा इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। ठीक है, और इथाइल ब्रोमाइड पे किसका रिएक्शन किया जा रहा है, हमारा KCN का रिएक्शन किया जा रहा है। तो ये क्या दे दिया, इथाइल साइनाइड दे दिया। क्या दे दिया, हमारा इथाइल साइनाइड। अब इथाइल साइनाइड की क्या बोल रहा है, हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है इथाइल साइनाइड की। ये क्या हमारा कंपाउंड KCN प्रोड्यूसेस ए, तो ए तो ये हो गया। ठीक है, ए की हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, यानी H3O पॉजिटिव डाल रहे, तो साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा, हमारा एसिड बन गया। ये क्या बन गया, हमारा एसिटिक एसिड। तो विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस बी, तो ये क्या बन गया, हमारा बी बन गया। अब क्या बोल रहा है, ए ऑन रिडक्शन विथ डिवाइल, ए का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या हमारा डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ किया गया। ठीक है, तो गिव सी, सी क्या हमारा ये दे रहा है, इसके डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। अब इधर देखो, ये यहाँ पर रिडक्शन हो गया, इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन डिवाइल के साथ, इसी को बोलते हैं डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। अब इसकी रिडक्शन, तो ये क्या डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो एल्युमिनियम इस पे चले गया और ये H इसको दे दिया, तो यहाँ पे कम्प्लेक्स बना देगा। ये क्या हमारा CH3 CH2, ये क्या हमारा H, ये क्या हमारा CN, और इसके साथ क्या लग गया हमारा Al, और ये क्या हमारा आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, ये बन गया। अब इसी की क्या किया हम लोग, हाइड्रोलाइसिस किए, तो ये क्या दे दिया हमारा, और जब A ऑन रिडक्शन विथ डिवाइल टू गिव C, तो ये क्या दे दिया, C दे दिया है। C को अब सीधा आप समझो, यहाँ पे अगर C दिया है तो इसका तो डिवाइल के साथ हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ता है, तो इसका हम क्या कर दिए, हाइड्रोलाइसिस कर दिए। तो ये क्या दे दिया, हमारा एल्डिहाइड दिया। जब भी साइनाइड पे डिवाइल डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अब बोल रहे हैं विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस D, अगर इसको हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट क्या हमारा D, तो ये A बन गया, ये क्या हमारा B बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, ये तो C यहाँ पे दे दिया, ये क्या बन गया हमारा D। अब कह रहा D ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस B, अगर D का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या दे रहा है, B। तो सिंपल सा अगर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन कर दें तो ये क्या बना देगा, एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बना देगा। अब आपको पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द D, D क्या था, D क्या था हमारा, यानी D जो बना वो क्या हमारा एसिड प्रोपेनल डिहाइड बना है। D क्या बना हमारा, प्रोपेनल डिहाइड। तो ये ऑप्शन कौन सा चलेगा हमारा, B सेकंड का तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है रिएक्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट E, प्रोडक्ट क्या हमारा E पूछ रहा है, क्या है। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या हमारा पैराटोलिडाइन है, यानी 4 मिथाइल एनिलीन है। ये क्या हमारा 4 मिथाइल एनिलीन दिया हुआ है, और 4 मिथाइल एनिलीन पे क्या हमारा Na2 एंड HCl दिया हुआ है, क्या 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्या बना देगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया। ये क्या बना दिया हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, N2+Cl माइनस, ये क्या हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। अब डाइजोनियम सॉल्ट पे हम क्या डाले, ये सेंड मेयर रिएक्शन करवा दिए, CuCN और क्या हमारा KCN। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया यहाँ पे, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन करवाए। ठीक है, तो ये बना दिया क्या हमारा बेंजो नाइट्राइल। ये क्या बना दिया, बेंजो नाइट्राइल। तो इस पे क्या लगा दिया हम, साइनाइड ग्रुप लगा दिए, और ये क्या पैरा पोजीशन में क्या हमारा मिथाइल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जब भी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन पे डाइजोनियम सोडियम नाइट्रेट या HNO2 डालेंगे, ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट बदल जाए, डाइजोनियम सॉल्ट पे CuCN KCN सेंड मेयर रिएक्शन है। तो ये क्या हमारा बेंजो नाइट्राइल, तो यानी ये ऑप्शन कौन सा जा रहा है हमारा, फर्स्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को क्या करना है, मैच करना है। तो ए बी सी डी में क्या दिया हुआ हमारा, एक बेस दिया हुआ और इधर क्या हमारा इसके पी के वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो अब जो है आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हमारा पी के बी, यानी पी के बी की वैल्यू क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतनी कम। अगर इन सब की हम क्या कर दें, बेसिक स्ट्रेंथ हम अरेंज कर लें तो हमको क्या हमारा पी के वैल्यू पता चल जाएगा। तो एक कॉलम में क्या पी के वैल्यू दिया हुआ है, पी के बी दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या हमारा बेस दिया हुआ है। अब जरा देखो इन सभी बेस में अगर देखें तो इस यहाँ पे क्या हमारा नाइट्रोजन की हाइड्रोजन कौन सा है, sp3 है। यहाँ भी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन क्या हमारा sp3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन क्या हमारा sp2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन क्या हमारा sp2 है। तो s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतनी कम होगी। यानी s कैरेक्टर जो होता है, एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो sp2 वाला तो बाद में जाएगा, sp3 में। sp3 में अगर चेक करें तो यहाँ O लगा हुआ तो ये कौन इफेक्ट लगा देगा, इसमें माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इसमें क्या लाएगा प्लस आई इफेक्ट लाएगा। तो D की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा हमारा C का हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ जो लोन भी ये क्या हमारा पायरोल है और पिरिडिन है। तो ये क्या हमारा पायरोल में जो पायरोल का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या रिजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, जबकि पिरिडिन का क्या हमारा लोन पेयर रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ये क्या हमारा पिरिडिन है, तो पिरिडिन का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा इससे मोर बेसिक होगा। पिरिडिन जो है पायरोल से क्या होगा ज़्यादा बेसिक होगा ये वाला, ठीक है। तो यानी इस दोनों की बात करें तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, यानी सबसे अगर हम ज़्यादा बेसिक की बात करें तो D हो गया, फिर C आ गया, और A और B में अगर हम लोग देखें तो क्या आ गया B आ गया, B के बाद क्या आ गया A। अब देखो अब बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा KB की वैल्यू क्या होगा उतनी कम होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या हमारा D है, यानी D का जो PK वैल्यू होगा ये क्या होगा सबसे कम। तो देखो D में सबसे कम PK वैल्यू किस PKB किस में दिया हुआ है, ये क्या 2.78, इसका PK वैल्यू क्या हमारा सबसे कम है, तो D का क्या हो गया 4। उसके बाद क्या सेकेंड नंबर पे जो जितना बेसिक होगा PK वैल्यू क्या होगा उतना कम। अब देखो ये क्या हमारा C में जो क्या हमारा ये 2.78 है, और उसके बाद क्या हमारा इसके बाद कम क्या रहा 5.67, तो C का क्या हो गया हमारा सेकेंड। अब इस दोनों में देखें तो ये क्या हमारा पायरोल और पिरिडिन में, तो पिरिडिन क्या हमारा ज़्यादा बेसिक है, तो ये क्या हमारा इसका PK वैल्यू ये क्या सबसे हाईएस्ट PK वैल्यू क्या हमारा 13.36 है, यानी ये क्या हमारा सबसे वीक बेस है, तो इसकी क्या हमारा PKB क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद ये क्या हमारा ये आ गया। तो अब इस तरह से हम देखें तो D के लिए क्या चलेगी हमारा, D में सबसे पहले A के लिए क्या गया हमारा थर्ड, A का ऑप्शन कौन सा गया हमारा थर्ड। A में A सबसे वीक बेस है, इसकी PKB वैल्यू क्या होगा हमारा सबसे ज़्यादा। तो A के लिए क्या गए थर्ड, A में थर्ड, A में 1, A में 2, हाँ ये देखो A में थर्ड है। B में कौन सा गया फर्स्ट, तो B में क्या जा रहा है फर्स्ट। C में क्या गया हमारा सेकेंड, तो C में क्या हमारा सेकेंड, और D में क्या हमारा फोर्थ, यानी क्या हमारा चौथा चले गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें क्या करना था, यानी बेसिक स्ट्रेंथ और KB के बीच में कैसा रिलेशन हमारा इनवर्स का, बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज कर दिया उसका KB की वैल्यू क्या हमको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखो इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में एक क्या हमारा ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसके पैरा पोजिशन पे क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और इधर ये क्या हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या हमारा ये COH एल्डिहाइड दिया हुआ, ठीक है। अब इस पे नंबर 1 क्या किया गया हमारा, इधर देखना Hg प्लस और क्या हमारा डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब यहाँ पे वाटर यूज किया गया है H2SO4। तो ये एडिशन क्या होगा मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे सबसे पहले मरकरी के साथ ये क्या बनाएगा कम्प्लेक्स बनाएगा, Hg प्लस के साथ ये क्या हमारे इस तरह से एक कम्प्लेक्स बना देगा। अब जरा देखो ये जब कम्प्लेक्स बनाएगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा टूटेगा।
अब ये एक क्या हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएगा। अगर ये इधर से कंप्लीट बॉन्ड बना रहा है, इस पे क्या रह रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेंजीन रिंग के साथ क्या कंजुगेट, यानी ये कार्बोकैटायन क्या होगा इस टाइप का मोर स्टेबल होगा। अब इस पे क्या होगा, ये जैसे इधर से टूटेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो H2O क्या कर देगा अटैक कर देगा, यानी मार्कोनी पुल के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो जैसे ये मार्कोनी पुल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा तो ये जो इधर जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये क्या O, ये क्या हमारा Me मतलब क्या हो गया मिथाइल, और इस पे क्या लग गया हमारा OH, ये क्या हमारा मार्कोनी पुल के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन हो गया COHCH3, ये बन गया। अब देखो ये क्या बन गया इनॉल। अब इनॉल में क्या हो जाएगा टॉटोमराइसन हो जाएगा। इनॉल में क्या होगा हमारा टॉटोमराइसन हो गया। तो इनॉल में जैसे टॉटोमराइसन होगा तो अब ये देखना OMe, अब ये बदल गया क्या हमारा COCH2, ये क्या COH, ऐसा बदल गया। अब जरा ये देखो, अब ये क्या हमारे यहाँ तक हम कौन सा रिएक्शन कर लिए, ये नंबर 1 वाला कर दिया। अब नंबर 2 इस पे क्या डाला है सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, ये क्या हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। यानी अब इस पे क्या किए टॉलेंस रिएजेंट डाले, तो टॉलेंस रिएजेंट जब डालेंगे तो ये क्या हमारा जैसे इस पे टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो ये किस में बदल जाएगा हमारा इतना ग्रुप एसिड में बदल जाएगा। तो आगे ये क्या बन गया हमारा एसिड बन गया, ये क्या OMe, ये क्या हमारा COCH2COH, ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या इसमें बदल गया हमारा एसिड में बदल गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl। अब ये थर्ड नंबर में क्या किया इस पे किल्मेंसन रिडक्शन कर दिया, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, यानी किल्मेंसन रिडक्शन। किल्मेंसन रिडक्शन करेंगे तो CO ग्रुप किसमें बदल जाएगा CH2 में बदल जाएगा। तो फर्दर जो रिएक्शन हुआ ये क्या हमारा MEO, ये क्या हमारा CO ग्रुप किसमें बदल गया CH2 COOH, ये बदल गया। अब यहाँ तक ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमका Q, ये क्या बना हमारा Q। अब Q पे SOCl2 डालेंगे। अब ये तो बहुत आसान सा रिएक्शन हो गया, C पे क्या हमारा SOCl2 डाले तो ये बदल जाएगा एसिड क्लोराइड में, ये किसमें बदल जाएगा हमारा एसिड क्लोराइड में बदल गया। और एसिड क्लोराइड में ये बदल गया, ये देखना CH2 COCl, एसिड क्लोराइड में बदल गया। अब इसकी रिएक्शन फिर क्या हमारे इसके ऊपर क्या डाला गया AlCl3, तो अब ये बन गया इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्या हमारा AlCl3 डाले तो इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ से क्या होगा ये Cl निकल जाएगा, इस पे क्या जाए पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। अब ये देखो इधर से ये भी क्या हमारा ये है प्लस R ग्रुप ऑर्थो पैराडाइक्टिक, ये भी ऑर्थो पैराडाइक्टिक। तो इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में जनरली 5 और 6 मेंबर क्या हमारा रिंग कंपाउंड बनता है। तो अब जरा ये देखना ये इस तरह का आपको कंपाउंड बन जाएगा, ये 5 और 6 मेंबर क्या हमारा रिंग। तो यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग बनने जा रहा है हमारा 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ये क्या हमारा ये मिथॉक्सी है, और बगल में अब ये क्या हमारा इधर से ये क्या हमारा ये 6 मेंबर क्या हमारा रिंग बन गया। और ये क्या हमारा लास्ट में फिर क्या डाला गया इसमें जिंक अमलगम कंसंट्रेट। नंबर 1 तो ये है, और नंबर 2 क्या हमारा ये जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl दिया हुआ है। तो जैसे जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl दिया हुआ है तो ये जो CO ग्रुप होगा जैसे हम इसको इसके साथ ऐड किए तो CO किस में बदल जाएगा हमारा CH2 में बदल जाएगा। अब इस पे जैसे हम क्या किए जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl डाले, जिंक अमलगम क्या हमारा कंसंट्रेट HCl, तो ये बदल जाएगा क्या हमारा CO किस में बदल जाएगा CH2 में। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हम लोग का कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखना ये बन जाएगा। अब देखो ऐसा आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो ऐसा ये क्या हमारा इसमें पूछ क्या क्या रहा है पहले, तो आइडेंटिफाई द QNS। तो Q तो हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं, Q क्या मिथॉक्स या इसमें क्या हमारा एसिटिक एसिड। तो ये देखो क्या हमारा Q ये आ गया।
और ये लास्ट वाला ये क्या हमारा सेकंड नंबर चले गया है ना। यही प्रोडक्ट, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हमारा सेम है, हम ये लिखे चाहे ये लिखे, तो इसके बाद चले गया हमारा आपका ये क्या हमारे कन्वर्सन टाइप का रिएक्शन दिया था। इसमें कई रिजेंट, पहले तो क्या यूज किया गया हमारा अल्काइन की रिएक्शन हाइड्रेशन पूछ लिया, उसके बाद आपसे टॉलेंस रेट पूछ दिया, उसके बाद क्लेमेंसन रिएक्शन पूछा, फिर एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ किया तो एसिड क्लोराइड हो गया, फिर क्या AlCl3 डाले इंट्रामोलिकुलर फिडाल क्राफ्ट रिएक्शन करवाए तो R बन गया, R को फिर क्या हमारा क्लेमेंसन रिएक्शन किया तो CO किस में बदल गया CH2 में, तो ये क्या हमारा ऑप्शन सेकंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा क्या हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म क्रिस्टाइन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे क्या होता है एनोमर्स होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड है सेलुलोज स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, बिल्कुल सही है, सेलुलोज पॉलीमर्स ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, जो सेलुलोज होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है पॉलीमर होता है। ठीक है, फोर्थ बोल रहा है स्टार्च मिक्सचर एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन, यहाँ तक तो ठीक है, स्टार्च जो है एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन पाया जाता है, बोथ कंटेन अनब्रांच चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया, क्योंकि एमाइलोपैक्टिन जो होता है ये लीनियर चेन पॉलीमर होता है, एमाइलोज जो होता है लीनियर चेन पॉलीमर होता है, और एमाइलोपैक्टिन जो होता है ब्रांच होता है, दोनों में ब्रांच नहीं होता है, सिर्फ एमाइलोपैक्टिन में 2 लिंकेज पाया जाता है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक एंड क्या हमारा 1,6 क्या हमारा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो इसमें 2 लिंकेज पाया जाता है, जबकि एमाइलोज में सिर्फ क्या हमारा अल्फा आपका 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। तो ये लिख रहा है कि नहीं दोनों में एमाइलोज एमाइलोपैक्टिन दोनों अनब्रांच क्या हमारा अनब्रांच चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो ये गलत है। ठीक है, सिर्फ एक अनब्रांच होता है, सिर्फ एमाइलो अनब्रांच होता है, लेकिन एमाइलोपैक्टिन क्या होता है उसमें लीनियर भी होता है और क्या हमारा ब्रांच भी होता है, इसलिए फोर्थ जो स्टेटमेंट वो क्या हमारा गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमारा ये पैराबेंजोक्विनोन दिया हुआ है, क्या हमारा पैराबेंजोक्विनोन दिया हुआ है, और पैराबेंजोक्विनोन पे HCl डाला गया है, और HCl के साथ जैसे इसके रिएक्शन हुआ है तो ये क्या हमारा इसके OH के इसमें एक क्लोरीन और ये क्या हमारा एरोमेटिक क्या हमारा क्विनोल कंपाउंड में बदल गया है। इधर देखो, अब कह रहा है कि इस पे HCl डाल रहे थे, इसमें जो एडिशन होगा क्या हमारा 1,4 एडिशन होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये H+ इस पे अटैक किया। ठीक है, तो ये क्या हमारा ये बदल जाएगा कि जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा OH, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, इस पे क्या गया प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हमारा कार्बन से डबल बॉन्ड, अब फिर क्या हो गया इसमें ये रेजोनेंस हुआ, ये इस पे शिफ्ट हो गया, इस पे जैसे शिफ्ट हुआ तो कंपाउंड कुछ ऐसा बना, ये क्या हमारा OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हमारा CO, अब इस पे क्या हमारा Cl- का क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल जो ये इस पे अटैक किया, तो अटैक करने के बाद अब जो प्रोडक्ट बना ये क्या हमारा OH, ये क्या हमारा Cl, ये क्या CO डबल बॉन्ड। ये क्या हमारा Cl। अब जरा ये देखो इस पे H भी लगा हुआ है, अब यहाँ पे ये देखो एडिशन जो रहा है 1 2 3 4, तो H+ कितने नंबर पे ऐड हुआ, 1 नंबर पे ऐड हुआ, और 4 नंबर पे जाके क्या ऐड हुआ है क्लोरीन, तो ये एडिशन क्या हो गया 1,4। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो CO के अल्फा पे क्या हमारा हाइड्रोजन है, तो अगर कीटोन एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा टॉटोमरिज्म हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा टॉटोमरिज्म, तो इसमें टॉटोमराइजेशन हो गया, टॉटोमराइजेशन के चलते क्या डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये H इस पे चले गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर दिया, तो ये देखो प्रोडक्ट जो है आपका कुछ इस तरह का बन गया, ये क्या डबल बॉन्ड, ये क्या हमारा OH Cl, ये क्या हमारा
OH, है ना। तो ये एडिशन कितने नंबर पे हुआ? 1/4। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल 1:2 एडिशन ऑफ ए सेल फॉलोड बाय टॉटोमरिज्म, गलत है। यानी 1:2 एडिशन नहीं है, इसमें क्या हमारा 1/4, ये कि यहाँ पे क्या गलत है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1:2 एडिशन फॉलोड बाय रिडक्शन, तो ये भी क्या हमारा गलत है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1/4 एडिशन एंड फॉलोड बाय टॉटोमरिज्म, ये क्या हमारा सही है। इसमें एडिशन कितने पे हो रहा है, अब जरा देखना। एक तो 1 नंबर पे क्या हमारा H गया, 4 नंबर पे क्या हमारा यहाँ पे क्लोरीन लगाए हैं, तो एडिशन क्या हो गया 1 और 4 के बीच में एडिशन हो रहा था, क्या हो गया 1/4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। उसके बाद में क्या हो रहा है, टॉटोमरिज्म हो रहा है। तो ये क्या हमारा सही स्टेटमेंट जो क्या हमारा थर्ड चले गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 38। हाँ, मैच लिस्ट द वन विथ लिस्ट 2, ये 2 कॉलम दिया है, इसमें क्या हमारा मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो कैंजारो रिएक्शन था, कैंजारो रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम, कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट KOH, और क्या हमारा हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो सॉल्ट से ब्रेक कर जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। तो ये रिएजेंट किस में हम यूज करते हैं, कैंजारो रिएक्शन में, ठीक है। किल्मेंसन रिडक्शन में क्या यूज करते हैं, जिंक अमलगम कंसंट्रेट एसिड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या हमारा ये यूज करते हैं क्यूप्रस का क्लोराइड और क्या हमारा HX। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या हमारा Br2 क्या हमारा NOH। तो अभी आप जरा देखो ए का कौन सा ऑप्शन जा रहा है, यानी ए में आपका आ गया, ए में क्या हमारा ये थर्ड आया है, ठीक है। ए में क्या गया थर्ड, किल्मेंसन रिडक्शन, ये क्या ए तो एक चले गया किसमें थर्ड में, किल्मेंसन रिडक्शन, यानी क्या हमारा ए में तो थर्ड आया और बी में क्या गया फोर्थ, बी में क्या गया फोर्थ। उसके सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन यानी क्या हमारा सी में क्या गया हमारा 2, और हॉफमैन डिग्रेशन डी में क्या गया हमारा फर्स्ट। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा आपके पास आ रहा है, ए में थर्ड, ए में थर्ड, बी में क्या हमारा 4, सी में सेकेंड और डी में क्या हमारा फर्स्ट। तो ये क्या हमारा आपका ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में क्या हमारा सेकेंड, सी क्या हमारा किल्मेंसन रिडक्शन है, तो सी में क्या हमारा सेकेंड, हाँ ठीक है, और डी में क्या हमारा फर्स्ट, डी में क्या हमारा फर्स्ट। तो ये क्या हमारा आपका जो ऑप्शन बन रहा है क्या हमारा सेकेंड चले गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। हाँ, ये क्या हमारा गिव द सबस्टेट अंडरगोज द SN1 रिएक्शन टू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिगार्डिंग टू SN1 रिएक्शन। मतलब क्या हमारा इसमें SN1 की रिएक्टिविटी के ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो SN1 की जो रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगा उसमें उतनी ज़्यादा होगा। अब जरा ये देखो, तो इसमें 4 कंपाउंड दिया है, इसका क्या हमारा SN1 की रिएक्टिविटी पूछ रहा है। जरा आप ये देखो, अगर इससे हम Br निकाल दें, Br माइनस निकाल दिए, तो इससे ट्रोफोलियम कार्बोकटाइन बना। और आपको पता है कि ट्रोफोलियम जो है 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटाइन से भी क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए SN1 की रिएक्टिविटी में क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। अगर इससे हम क्या निकाल दिए Br माइनस निकाल दिए, तो ये क्या हमारा ट्राइफिनाइल 3 डिग्री क्या हमारा बेंजाइल कार्बोकटाइन बना, ठीक है। अगर इससे हम क्या किए आपका Br निकाले, Br माइनस निकाले, तो ये क्या हमारा बेंजाइल कार्बोकटाइन बना, क्या हमारा बेंजाइल कार्बोकटाइन बना। और इससे जब निकाले Br माइनस, तो ये क्या निकला हमारा एलाइल कार्बोकटाइन बना, एलाइल कार्बोकटाइन। अब इसमें अगर हम देखें सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन का बात करें, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा ट्रोफोलियम आया। ट्रोफोलियम में क्या हमारा एरोमेटिसिटी का रूल लग जाएगा, ये एरोमेटिक कार्बोकटाइन, इसके स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या आ गया हमारा 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटाइन आया। फिर उसके बाद ये बेंजाइल का क्या हमारा ये 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटाइन आया, 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटाइन। उसके बाद क्या आ गया हमारा एलाइल कार्बोकटाइन। तो इसी ऑर्डर में क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी हो जाएगा, यानी SN1 के लिए सबसे मोर रिएक्टिव जो अब इसमें आया, ये क्या आ गया हमारा फोर्थ आया। फोर्थ के बाद क्या आ गया हमारा फर्स्ट आया, सबसे मोर रिएक्टिव क्या हमारा फोर्थ हुआ, फोर्थ के बाद क्या आ गया फर्स्ट आया। तो ऐसा ऑप्शन देखो, तो इसमें तो सिर्फ एक ही आ रहा है, सबसे पहले क्या हमारा फोर्थ, फोर्थ के बाद क्या हमारा फर्स्ट,
फर्स्ट के बाद क्या हमारा सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या हमारे इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन बी में। नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल प्योर फॉर्म विच आर अनस्टेबल एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल होता है। पूरे ऑर्गेनिक में सबसे हाईली अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है? हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये देखना, ये तो क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या नॉन एरोमेटिक है, और ये एंटी एरोमेटिक के लिए क्या हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये क्या 4 रूल होता है। सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए हमारा कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए, उसके बाद क्या हमारा प्लेनर होना चाहिए, और फोर्थ क्या हमारा जो रिंग में इलेक्ट्रॉन है 4n5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू जो है क्या हमारा जो n की वैल्यू है ये 1 2 3 सो ऑन होना चाहिए। तो ये कंपाउंड क्या हमारा एंटी एरोमेटिक है। और लास्ट वाला जो है क्या हमारा, इसको 4 सेपरेट करेंगे तो ये भी क्या इधर देखना, ये क्या इसको 4 सेपरेट करो तो इस पर क्या आ जाएगा निगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यानी ये भी क्या हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है हाईली अनस्टेबल होता है। इसका 4 सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, ये क्या हमारा नॉन एरोमेटिक है, और ये दोनों ही क्या हमारा एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट को इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल एक्वस NaOH। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, यानी जिस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होगा वही क्या हमारा NaOH के साथ क्या होगा सोलेबल होगा। अब जरा ये देखो, ये पैराटॉलिक एसिड है, तो ये क्या हमारा एसिड में अगर हम क्या करें, ये सॉरी मेटाटॉलिक एसिड है, मेटाटॉलिक एसिड में NaOH डालेंगे तो ये क्या हमारा एक सॉल्ट बना देगा, यानी ये क्या है इसके अंदर सोलेबल है, ये क्या हमारा सोलेबल है, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा सोलेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हमारा ये सोलेबल है। उसके बाद फिनॉल, फिनॉल में भी क्या हमारा NaOH डालेंगे तो क्या हमारा फिनॉक्साइड आयन बना देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सोलेबल हो जाएगा। फिनॉल में अगर हम NaOH डाले तो ये क्या हमारा फिनॉक्साइड आयन बना देगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा सोलेबल है। तो एक तो ये हो गया सोलेबल, दूसरा ये इसमें भी क्या हमारा अगर हम NaOH की रिएक्शन करेंगे तो ये भी क्या हमारा सोलेबल हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा फिनॉक्साइड आयन बना देगा। इस पे हम NaOH डालेंगे तो ये भी क्या बना देगा सॉल्ट बना देगा, तो ये भी क्या हो गया इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो गया, और एसिड बेस रिएक्शन से यहाँ पे क्या हो गया हमारा एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दिया, ये भी क्या कर दिया हमारा सॉल्ट बना दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा सोलेबल। तो कितने कंपाउंड इसमें सोलेबल है एक तो ये हो गया एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक हो गया 4, तो टोटल कंपाउंड कितने सोलेबल है NaOH में 4 है। हेलो स्टूडेंट्स, ETS नंबर 9 का सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो कुछ इंटीजर्स आए हैं स्पेशली जो आपके सेक्शन किस हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से है, तो उनका सॉल्यूशन देखना आपके लिए मस्ट नीडेड है एक तरीके से। तो आप क्या करेंगे, पहले अभी अनिल सर ऑर्गेनिक के सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद बता रहा हूं किसके इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशन किसके आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं वो वो जरूर देखना, आप बिल्कुल मिस मत करना। अब आप क्या करें, अनिल सर के ऑर्गेनिक के सॉल्यूशन देखें। थैंक यू। अब देखो बेटा, अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसका 40 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आपके सामने मेंशन है, ठीक है। उस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के अंदर हमसे एक पहली स्टेप बोला है स्लो, दूसरी स्टेप बोला है K1 स्पीड से, दूसरी और तीसरी स्टेप है वो K2 स्पीड से हो रही है। इसमें एक लाइन मेंशन है कि K1 है वो बहुत छोटा है K2 से। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सेकेंड स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किससे
थर्ड स्टेप से बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके पास सेकंड स्टेप की होगी वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। किससे? एक्टिवेशन एनर्जी किसकी? थर्ड स्टेप की। तो ऐसा, और अपन को रिएक्शन दे रखी है एक्सोथर्मिक, मतलब प्रोडक्ट फाइनली नीचे होने चाहिए रिएक्टेंट के। तो ऐसा देखो, पहला ऑप्शन नहीं दे रखा है, प्रोडक्ट नीचे नहीं दे रखे हैं। दूसरे ऑप्शन में दे रखे हैं प्रोडक्ट नीचे, तीसरे ऑप्शन में प्रोडक्ट नीचे नहीं दे रखे हैं, और चौथे ऑप्शन में प्रोडक्ट नीचे दे रखे हैं। तो अभी 2 ऑप्शन तो कट आउट हो गए हैं। परंतु आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास ये है, आपके पास यहाँ पे, तो पहले अपने को ये देखना था इसमें एक्टिवेशन एनर्जी देखो कंपेरेबल है किसकी? सेकंड स्टेप की और थर्ड स्टेप की। इसका मतलब है फोर्थ स्टेप भी नहीं हो सकती। अब हम ये नहीं बता सकते कि स्टेप फर्स्ट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इस जानकारी से हम ये नहीं बता सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी स्टेप सेकंड से कम है, ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ ऐसी कोई भाषा या ऐसी कोई लैंग्वेज मेंशन नहीं है जो इसके साथ कंपैरिजन बता दे। तो हमें इतना ही ध्यान रखना था, एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? थर्ड स्टेप से। तो थर्ड स्टेप से बहुत ज़्यादा है सेकंड ऑप्शन में, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, और सेकंड जो पहली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी ठीक ठाक है, एटलीस्ट इतना कह सकते हैं थर्ड स्टेप से ज़्यादा होनी चाहिए जो है। इसका मतलब है अपन इसमें कौन सा आंसर लगा देंगे? सेकंड आंसर लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बालको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब अपन आते हैं तो अपने पास क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन आपसे क्या करवाई जा रही है? कंसीडर करवाई जा रही है। ये देखो आप, ये एक रिएक्शन आपसे क्या करवाई जा रही है? कंसीडर करवाई जा रही है कि Br2 है, बेसिक मीडियम है, हॉट है, ये देख लीजिएगा। तो हैलोजेंस का बेसिक मीडियम में क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन होता है। हॉट और कंसंट्रेट के साथ क्या होता है कि Br बनाएगा और BrO 3- बनाएगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड में। उसके बाद हमको पता ये है कि जब मीडियम आप उल्टा करते तो रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है ये एक तरीके से। जैसे आप Br2 को क्या कर दें? बेसिक मीडियम दे दें बाल को, तो ये बना देगा Br- और BrO 3-। जैसे ही इसको मीडियम वापस क्या दोगे? एसिडिक दोगे, तो वापिस ये Br2 में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है स्पीसीज क्या है? फर्स्ट है। हम सबको ये भी पता है कि Br- जो होता है वो AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो AgBr का क्या बनाता है? PPT बनाता है। उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वही बात है। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आपको कह रखा है एक रिएक्शन है, उसकी गिब्स एनर्जी दे रखी है। देखिए डेल्टा जी की वैल्यू मैं तो इतना जानता हूं, मुझे पॉजिटिव दे रखी है। इसका मतलब मैं इतना भी श्योर हो गया हूं कि Kc की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आ जाएगी। क्यों भाई? कैसे? हमको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT-ln Q। पर जब मैं इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पे लगाता हूं तो ये 0 डेल्टा जी नॉट RT-ln Kc। तो मेरे पास क्या आएगा? देखो ln Kc इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। डेल्टा जी नॉट अपॉन RT आएगा आपके पास। अब देखिए यदि ये आगे वाली वैल्यू क्या आ जाए? आगे वाली वैल्यू आपके पास यदि अपने पास क्या है? एक से छोटी, मतलब डेल्टा जी अपने क्या आ गई है आपके पास? देखो ये नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। पूरी वैल्यू डेल्टा जी की पॉजिटिव दे रखी है, तो ऑल और वैल्यू ln Kc, या अपन कह सकते हैं कि log Kc
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। इसका मतलब है डेल्टा जी नोट मेरे पास पॉजिटिव है तो पूरी ये वैल्यू क्या आने जा रही है, नेगेटिव आने जा रही है। और हमको पता है किसके जब एक से छोटी लॉग की वैल्यू होती है तो वैल्यू नेगेटिव आती है। इसका मतलब मेरे पास KC क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया। इतना श्योर हो गया, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ का Q कैलकुलेट कर लूंगा। Q क्या आएगा, B की कंसंट्रेशन इंटू C की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो B की कंसंट्रेशन कितनी है मेरे पास, देखो जरा 2, C की कितनी है मेरे पास 1/2 और A की कितनी दे रखी है मेरे पास 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां मेरे पास अल्टीमेटली देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1/4 और 4 पलटी मारेगा तो कितना आ जाएगा 4। Q आ गया 4, KC है 1 से छोटा। इसका मतलब मेरे पास ये कंफर्म हो गया कि Q बड़ा है किससे, KC से। Q यदि KC से बड़ा है तो रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड होती है। क्या होती है, बैकवर्ड होती है। थैंक यू बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखिए मैं क्लास में आपको कह रहा था कि यहाँ कई बार डायरेक्ट क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। मैंने आपको नोट्स में हूबहू स्केच बना रखा है और इसका करेक्ट स्केच में हमें इतना पता है कि Mn डिप आएगा, Mn का कम होगा, फेकोनी का कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा किस ग्राफ में दिया हुआ है, वो देखो फर्स्ट ग्राफ में दे रखा है अपने पास। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग अपन को नहीं लगाना है, बाकी सब ऑर्डर क्या हैं गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें I3 प्लस दे रखा है अपने पास। हम सबको पता है I3 प्लस के अंदर एक I होता है, 2 जो और 3 क्या होते हैं, इसमें लोन पेयर होते हैं आपके पास ऐसे। एक I ऊपर है आपके पास और एक I क्या है आपके पास, नीचे है। ये स्ट्रक्चर आपके पास होती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो गई, लीनियर स्ट्रक्चर हो गई आपके पास। उसके बाद अगला है, एक है ICl4 माइनस। तो मेरा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ICl4 माइनस की बात करें तो हमारे पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 7 और 4 या पे कितने आ गए आपके पास 11 और एक क्या आ गया आपके पास 12, यानी 6, यानी एक तरीके से ICl4 माइनस की बात करें तो इसके अंदर जो आपके पास शेप आएगा वो कैसा शेप आने वाला है। यहाँ आ रहा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो 4 Cl तो क्या रहेंगे, यहाँ रहेंगे आपके पास और एक लोन पेयर आपके पास ऊपर रहेगा, एक लोन पेयर आपके पास नीचे रहेगा। पूरे स्ट्रक्चर पे हम कहेंगे माइनस स्ट्रक्चर चार्ज है आपके पास। ठीक है, उसके बाद अपने पास Al2Cl है, ये sp3, ये डाइमर होता है आपके पास। इस तरह का डाइमर है जिसमें हैलोजन ब्रिज बॉन्ड है ऐसे। ये एक हैलोजन ब्रिज बॉन्ड होता है। इसमें जो ये है sp3 होता है बेटा, एल्यूमिनियम। तो टेट्राहाइड्रल होता है। तो ये नॉन प्लेनर हो गया। क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया आपके पास। तो TeCl4 है। TeCl जो आपको पता है ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी सल्फर वाले का है। तो 6 + 4 / 2 ये आएगा sp3d और sp3d आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सीसो बनेगा। सीसो भी एक तरीके से क्या होती है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, तो ये नॉन प्लेनर हो गया आपके पास, ये नॉन प्लेनर हो गया, ये प्लेनर था, ये लीनियर था आपके पास। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन में चेक करें HCl2 देखो 6 तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 उसके हो गए तो 8 / 2। तो ये क्या आ गया, अब ये बेंट शेप आ गया आपके पास। N2O5 हमको पता है
कि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये प्लेनर होता है आपके पास। SF4 ये अगेन अपना सीसो स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सीसो स्ट्रक्चर होता है। और ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है आपके पास। कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है आपके पास, तो ये भी नॉन प्लेनर हो गया। I2Cl6 भी एक अच्छा आपके पास इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, इसको अपन देखो डिस्कस करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, दो हैलोजन ब्रिज बॉन्ड होते हैं आपके पास इस तरीके से, और आपके पास दो हैलोजन यहाँ लगे होते हैं आपके पास, और इस पे एक एक क्या होता है, लोन पेयर होता है ऐसे। कुल मिला के ये स्ट्रक्चर आपके पास होती है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में ये प्लेन, देखो अब आप देख पा रहे हो आयोडीन के पास कितने हो गए, आपके पास 7 हो गए, और 3 क्या हो गए इसके पास, 3 क्लोरीन हो गए आपके पास, और इसके कारण इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यदि आप इसको बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज के रूप में कंसीडर कर लेंगे। तो कुल मिला के आपके पास ये कितना गया, 4 7 11 और एक इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो कितना आ गया 12। देखो 7 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 सराउंडिंग सिंगल बॉन्ड हो गए, एक इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उस कारण प्लस डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया sp3d2 आपके पास, 6 आ गया आपके पास। तो ये इतना स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या मिला हमें, स्क्वायर पिरामिडल, और ये स्ट्रक्चर भी क्या मिला हमको, स्क्वायर पिरामिडल। इसका मतलब पूरी स्ट्रक्चर क्या मिली हमको, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई आपके पास। कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई आपके पास। अब देखिए अपन इसमें दूसरे उसका देखते हैं, कौन सा है, XeF2। ये तो आपको सबको पता होगा। XeF2 क्या, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो 8 और 2 10 डिवाइड बाई 2 तो 5, यानी कि ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। 2 फ्लोरीन है तो एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास बनने जा रही है। क्या बनने जा रही है, लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास बनने जा रही है ये आपके पास, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। BrF4 माइनस, तो देखो ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस, 4 सिंगल बॉन्डेड, 7 और 4 11, एक नेगेटिव 12 डिवाइड बाई 2 6 का मतलब ये हो गया sp3d2, और sp3d2 में 4 हैं आपके पास, इसका मतलब इस तरह की ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आपके पास बन गई है। तो ये भी प्लेनर निकला। XeF5 माइनस, देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 सिंगल तो 13, 1 नेगेटिव तो 14 बाई 2 7 का मतलब होता है sp3d3 के अंदर क्या 5 सराउंडिंग एटम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जिनोन के यहाँ पे 5 सराउंडिंग फ्लोरीन आ जाएंगे पहले, ठीक है। और जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऊपर चला गया, एक लोन पेयर नीचे आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन गई, एक पेंटागोनल प्लेनर टाइप की सीट जैसी स्ट्रक्चर बन गई, तो ये प्लेनर है। तो इसमें सभी आने वाली स्पीशीज क्या निकली हैं बताओ, प्लेनर निकली हैं अब तक। तो अभी तक ये आंसर क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। अब देखो अगले वाले में देखो I3 माइनस, अपन को पता है लीनियर होता है, CH3 माइनस ये आपका पिरामिडल होता है, तो नॉन प्लेनर हो गया। क्लोरेट अगेन पिरामिडल होता है, और SiF2 माइनस, तो ये देखो ये क्या स्ट्रक्चर आ गई, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स आ गई आपके पास। इसका मतलब आंसर क्या लगा, क्या हो गई, थर्ड लगा, क्या हो गई। समझ गए वो बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, याद रखना, दोबारा से प्रैक्टिस करना, समझना, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया है वो जरा ध्यान से देखिएगा।
एक कॉम्प्लेक्स है Ag+ से रिएक्ट कर रहा है, तो अपन को नो डाउट, जब बहुत सिंपल सी बात हमसे पूछी गई है, इस बात को तो हम आसानी से आंसर कर ही सकते हैं। देखो निकल है आपके पास और अमोनिया के 6 लिगेंड है, और यहाँ क्या है, Cl2 है और Ag+ है आपके पास। तो आपको पता है यहाँ क्या होगा, ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, +2 और 2 बन जाएंगे AgCl। तो ये PPT बन गया आपके पास। क्या बन गया है, PPT बन गया है। तो ये केटाइन बना है आपके पास, और 6 लिगेंड आए तो नो डाउट हमें दिमाग ही नहीं लगाना, sp3d2 और शेप कैसी, ऑक्टाहाइड्रल। शेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो हम सोचते 2 मिनट के लिए कि sp3d2 है या d2sp3 है, परंतु हमें तो पूछा क्या है, शेप में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टाहाइड्रल शेप है आपके पास 6 लिगेंड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पूछा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो। ये नहीं पूछा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। देखो आपको पता है अप टू नाइट्रोजन जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस स्पीसीज में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और 14 तक के इलेक्ट्रॉन हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने पर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा डिक्रीज होता है। ये MOT में आपको पता है। इसका मतलब देखो ये 12 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये नहीं हो सकता। ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक का था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो 2 तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब 2 बच गए। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है, ये 16 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नो डाउट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें इंक्रीज होगा। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है। बट खासियत बात यह है कि हमारा O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है O2 में कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब 2 अनपेड के कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। एक निकाल दोगे तो फिर भी एक बचा रह जाएगा, और एक बचा हुआ है, इसका मतलब ये O2 भी पैरामैग्नेटिक और O2+ भी पैरामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। यहां पे बात करें 14 स्पीसीज, आप नोट्स में जाके चेक करो तो आपको लिखा गया होगा डायामैग्नेटिक, और 14 के सारी स्पीसीज डायामैग्नेटिक होती हैं, और 15 वाली में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये NO तो पैरामैग्नेटिक है और NO+ डायामैग्नेटिक है, तो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या जाएगा, सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, बहुत सिंपल सा एक फिजिकल का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। द अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर, क्या पूछा है, 1 लीटर 1.5 N H2O2 में पूछा है। तो पहले तो ये आप बताओ H2O2 की नॉर्मेलिटी और मोलेटी में क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद आएगा H2O2 का N फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, सबको पता है। H2O2 का N फैक्टर 2 है, तो मोलेरिटी क्या होती है बताओ आपके पास, मोलेरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई N फैक्टर, जो कि वैल्यू 1.5 है, डिवाइड बाई 2, तो ये मोलैरिटी हो गई। अब मेरे पास मोल आ जाएंगे, मोल कितने आ गए बोलो, 1.5 डिवाइड बाई 2, ये मोल इंटू 1 लीटर, M इंटू V, ये मोल आ गए। मोल आ गए तो अब मेरे को मास चाहिए, तो मास आ जाएगा। तो मास के लिए मैं क्या करूंगा, 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 34, ये 17 आ गया। 17 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 25.5। इसका मतलब क्या आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए आपके पास ये है कि 3 कंपाउंड है, mx है, mx2 है, m3x है, इनकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। मैं आपको हजारों बार ये बात कह चुका हूं कि जब भी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो पहले क्या निकालनी है, सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। केएसपी से आंसर मत बता देना, बता दोगे तो -1 मिल जाएगा। तो आपको mx की सोल्युबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करो, इसके केएसपी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो आपके पास। तो इसका केएसपी कितना है देखिए जरा, 4 × 10⁻8 है। तो हमें पता है इसके अंदर क्या करना है हमको। तो मेरे पास s² इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 × 10⁻8। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी s की वो आ गई है कितनी, 2 × 10⁻4। ये मेरे पास S1 आ गया, mx की सोल्युबिलिटी आ गई। अब मेरे पास क्या आता है, दूसरे वाला कंपाउंड है mx2, ये कंपाउंड है। इसके लिए मैं ये कहूँगा KSP वो होगा 4s⁻3 और ये वैल्यू आने जा रही है 3.2 × 10⁻14। ये वैल्यू जा रही है। देखो ये 4 से मैं डायरेक्ट ही कैंसिल आउट करता हूँ, ये 0.8 आ जाएगा आपके पास। तो मेरे पास s³ कितना आ गया देखा जाए तो 8 × 10⁻15। तो s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻5। ये s की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो s की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻5। ये मेरे पास S2 आ जाएगा। अब मैं S3 को देख लेता हूं, M3x, जो M3x है आपके पास, उसके लिए मेरे पास आता है KSP 27s⁴। और वो वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2.7 × 10⁻15। 2.7 × 10⁻15। तो ये 27 से 0.1 हो गया, तो S4 इज इक्वल टू 10⁻16। तो S3 जो मेरे पास आया है वो आ गया है कितना बेटा, 10⁻4। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन आ गया, सबसे ज्यादा S1 आ गया यानी mx। उससे कम कौन आ गया, S3 यानी M3x। और सबसे कम कौन आ गया, S2 10⁻5। तो ऐसा आपने किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको अपन देखते हैं, ठीक है। एकदम से नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हम लोगों को। देखिए भाई, आपको पहला दिया 0.5 m ग्लूकोज, 0.5 m ग्लूकोज दे रखा है आपके पास। इसका मतलब इसका वान टॉप फैक्टर कितना, 1। तो रिजल्टेंट मोलेटिलिटी कितनी रहेगी ग्लूकोज की, 0.5 ही रहेगी। मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका वान टॉप फैक्टर कितना है, 5 बोला है इसे। देखो स्ट्रॉन्ग मानना है सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करो। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा, 0.5 ही आएगा तुम्हारे पास। कितना आएगा, 0.5 ही आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, KBr, इसका 2। तो वान टॉप फैक्टर 2.5 को करोगे 2 से तो भी ये भी कितना बनेगा, 0.5 ही बनेगा। सोडियम फॉस्फेट, इसका वान टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। 1.25 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो ये भी कितना बनेगा, रिजल्टेंट मोलेटिलिटी 0.5। सबकी रिजल्टेंट मोलेटिलिटी बराबर है बेटा। और जब रिजल्टेंट मोलेटिलिटी बराबर आ जाए तो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बराबर होती है, न किसी की ज्यादा न किसी की कम। समझ गए बात को। इसका मतलब क्या होगा, पहला आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप में क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे जो पूछा गया है उसको देखते हैं। हमसे पूछा गया है, एक प्रोसेस देखा है, वाटर लिक्विड से वाटर गैस में जा रहा है, क्या सही है। देखिए भाई, वाटर लिक्विड से जब गैस में जा रहा है तो अपन कहेंगे सिस्टम की एंट्रोपी तो क्या हो रही है, बढ़ रही है।
और एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है, 0। सिस्टम की बढ़ रही है मतलब सराउंडिंग की कम हो रही है, दिमाग ही नहीं लगाना है। तो अपना आंसर क्या जाएगा बोलो, सिस्टम ग्रेटर देन 0, सराउंडिंग लेस देन 0, सेकंड आंसर। अब कई बार ठीक है बेटा, हाँ सर इक्विलिब्रियम, अरे बेटा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है जिसका आंसर इक्विलिब्रियम के हिसाब से जाए, समझ गए हो बात को, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है इस वक्त सॉल्यूशन के लिए, और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो, व्हेन प्योर वाटर सैचुरेटेड विद बोथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, the concentration of calcium ion in the solution under the equilibrium is this, 8 × 10 की पावर -5 m। ये कैल्शियम आयन की क्या बता रखी है, कंसेंट्रेशन बता रखी है आपको। इफ द रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्सलेट 3 है, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन प्योर वाटर, पूछा आपसे। रिपोर्ट योर आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 10 की पावर 9 एंड राउंड ऑफ इट ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर। हमें फाइनल आंसर में क्या करना है, नियरेस्ट होल नंबर लाके आना है। तो देखिए एक्चुअल में ये एक पैरेलल सॉल्युबिलिटी का केस बन गया है, पैरेलल इक्विलिब्रियम का केस बना है। तो अपन पैरेलल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अपन यहां अप्लाई करते हैं। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये हमें क्या देगा, कैल्शियम +2 देगा और कार्बोनेट देगा। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो x है, तो ये x मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये भी हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है बात। दूसरा, इसी कंटेनर में दूसरा एक इक्विलिब्रियम भी स्टेबलाइज है ऑक्सलेट का, वो हमें क्या देगा, कैल्शियम +2 देगा और कार्बोनेट ऑक्सलेट देगा। ये y मान लीजिए आप, तो ये भी y बनेगा, y बनेगा। परंतु हमको पता है दोनों एक ही कंटेनर में स्टेबलाइज है, इससे y बनेगा वो इसमें ऐड होगा, इसका x इसमें ऐड हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, ये x + y, ये भी x + y। अब दोनों का हम रेशो करें, KSP, इसका KSP1 मान लो, इसका KSP2 मान लो, तो KSP1/KSP2, तो KSP1 यदि मैं कहता हूं तो वो आएगा x + y × y, और KSP2 में कहता हूं वो आएगा x + y × y। यहां ऊपर वाले में जो मेरे पास है वो आएगी वैल्यू क्या, x। ठीक है। अब मैं इन दोनों का रेशियो करता हूं, KSP1 और KSP2 का रेशियो। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो KSP1 रेशियो KSP2, ये आएगा मेरे पास x/y, क्योंकि x + y दोनों में क्या है, कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। और इसको अपने पास वैल्यू मेंशन बता रखी है कि कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्सलेट 3, ये वैल्यू है अपने पास 3, ये वैल्यू क्या है अपने पास 3 है। अब हमको एक बात और मेंशन कर रखी है, अब हमसे क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है हमें। तो अब अपन ये कर सकते हैं, देखो कि मेरे पास y = क्या आ गया, मेरे पास y = x/3 आ गया। जहां y है वहां मैं x/3 रख सकता हूं। तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट वाले इक्वेशन को सोल्व करता हूं। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाली इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, वो देखिए आपके पास x + y, ये मुझे कुछ वैल्यूज मेंशन है, देखता हूं मुझे क्या वैल्यूज मेंशन है। 8 × 10 की पावर -5, ये कैल्शियम प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, जो मेरे पास कितनी है, 8 × 10 की पावर -5 है आपके पास। y की जगह मैं x/3 रख सकता हूं, तो x + x/3, 8 × 10 की पावर -5। तो देखो मेरे पास यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 4x/3
इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -5। यहां से मेरे पास जो x आएगा, जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/4 इंटू 10 की पावर -5। ये 2 आ गया तो ये आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर -5। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, वो है x 6 इंटू 10 की पावर -5। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे से कैल्शियम कार्बोनेट का KSP पूछा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो KSP है, जो KSP1 है अपने पास, वो होगा, और वो होगा x प्लस वाई इंटू एक्स। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10 की पावर -5, और x की वैल्यू कितनी आई है? 6 इंटू 10 की पावर -5। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है कितनी? 48 इंटू 10 की पावर -10, ये आ गई है। अब मेरे पास देखिए जरा, थोड़ा और आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर -9। अब मुझे कहा है जो KSP का आंसर आ रहा है उसको क्या करें? 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे KSP का जो आंसर है, जो मेरे पास आया है, उसको क्या करें? 10 की पावर +9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। तो आंसर मेरा बन गया 4.8। पर मुझे कहा है इसको नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ कर दें। तो नियरेस्ट होल नंबर क्या है इसका? 5। ठीक है, इसका मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 5 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था पैरेलल सॉल्युबिलिटी का, डेफिनेटली एग्जामों में आता है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को बार बार सीखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है, देखिए जरा, ये भी एक आयनिक इक्विलिब्रियम का ही क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है, और अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा? और मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों के इक्वल वॉल्यूम आपने क्या किए हैं? मिक्स किए हैं बेटा, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल Ag प्लस इन फॉर्म ऑफ फ्री Ag। देखिए दोनों को मिक्स करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो फ्री Ag की ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या पूछी है हमसे? परसेंटेज पूछा है। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मुझे ये डिसोसिएशन का कांस्टेंट दे रखा है, तो बनने का कांस्टेंट क्या होगा? 1 डिसोसिएशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन का कांस्टेंट क्या होगा? हमेशा ही, तो मैं इसको फॉर्मेशन की भाषा में लिख लेता हूं, Ag प्लस 2Cn माइनस, ये क्या बनेगा बोलो? AgCn का होल ट्वाइस, और इस पे क्या आ गया बोलो, ठीक है। अब देखिए इक्वल वॉल्यूम मिलाने पे मैंने हजारों बार बता दिया है, कॉन्सेंट्रेशन आधी, सीधी बात। तो 0.1 का हाफ कितना? 0.05, ये लो साहब 0.05। 0.8 का हाफ कितना? 0.4, ये लो साहब 0.4। ये कितना? 0 साहब। अब मुझे ये बताओ, डिसोसिएशन का कांस्टेंट 10 की पावर -18 है, तो बनने का क्या होगा? 1 डिसोसिएशन, तो वो आ जाएगा K फॉर्मेशन कितना आ जाएगा? वो आएगा 10 की पावर 18। अपना कांस्टेंट 10 की पावर 18 है, इस बात का ध्यान रहे आपको। तो आएगा 0.05 माइनस x, 0.4 माइनस 2x, और ये कितना आएगा? x। देखिए आपका रिएक्शन का कांस्टेंट 10 की पावर 3 से बहुत बड़ा है, अपने क्लासों में काफी बार डिस्कस किया है। इसका मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट होने जा रही है, रिएक्शन 100% कंप्लीट होने जा रही है। एक Lr का काम करेगा, और Lr का काम यहां कौन करेगा? Ag प्लस करेगा। कौन करेगा? Ag प्लस करेगा। तो Ag प्लस Lr का काम करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.05 आएगी। कितनी आएगी? 0.05 आएगी आपके पास। 0.05 आएगी तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? ये वैल्यू बचेगी मेरे पास 0.3। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.05। इस वैल्यू को मुझे पता है इक्विलिब्रियम में मैं किसी को 0 नहीं मान सकता,
वो जीरो हो सकती है, जीरो को अप्रोच कर सकती है, पर वो जीरो होती नहीं है, ध्यान दें। इसलिए मैंने इसकी कंसंट्रेशन को ए मान लिया। अब मैं इसको लिख देता हूं, देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 18, इसकी कंसंट्रेशन है 0.05 अपॉन ए इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे पास ए इधर आ गया, ए इज इक्वल्स टू 0.05 अपॉन 10 की पावर 18, और ये जो वैल्यू आई है ये आ जाएगी 0.09। अल्टीमेट वैल्यू आ रही है 5/9 इंटू 10 की पावर -18। ये मेरे पास ए आई है, मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन, फ्री Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ गई है। और मुझे फ्री Ag प्लस की कंसंट्रेशन का परसेंटेज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फ्री Ag प्लस की कंसंट्रेशन का परसेंटेज पूछा गया है। तो परसेंटेज फ्री Ag प्लस, परसेंटेज फ्री Ag प्लस, वो क्या आएगा बताओ? वो ये आएगा कि 5/9 जो फ्री Ag प्लस है डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05 इंटू 100। देखिए ये आप किया तो ये 0.01 आ गया, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/9, ये दो है तो ये आएगा 10 की पावर -14, ये ऊपर जाएगा 100 तो वो 10 की पावर 4 बन जाएगा, 4 प्लस का है, ये -18 का है तो 14 बच जाएगा। ये इतना परसेंटेज हमारे पास आया। बट यहाँ अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कहा गया है ये जो आपका आंसर आ रहा है इस आंसर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलो कर देते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। वो नंबर क्या है? वो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है 1/9 इंटू 10 की पावर -14, और वो नंबर है 4.5 इंटू 10 की पावर 16। इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप करोगे तो ये आएगा 0.5, तो आपके पास आंसर आ गया। देखो 10 की पावर -14 है, ये पूरा कैंसिल, और यहाँ पावर में 2 बच जाएगा, तो आपके पास आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर 2। ये कितना आ गया? 50। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 50 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर आपको सोल्व करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जब भी थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो अपन खुश हो जाते हैं कि ये तो हमसे बनेगा ही बनेगा। देखिए आपको CO2, H2O और ग्लूकोज, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है? ग्लूकोज की कंबशन एंथैल्पी पूछा गया है। तो हमें पता है रिएक्शन किसका लिखना है? कंबशन एंथैल्पी का, सीधी बात है। तो हमने कंबशन एंथैल्पी का रिएक्शन लिख देते हैं। चलिए भैया ग्लूकोज का कंबशन एंथैल्पी का रिएक्शन राइट करते हैं। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है, ये 6, ये भी 6 और ये भी 6। देखो जरा बैलेंस्ड हो गया होगा, ये S है, ये। अब हमको पता है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी दे रखी है? -1200। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी होती है? 0। याद करो क्यों? तो दिमाग में आएगा स्टैंडर्ड सोर्स है किसका? न मेरा ना आपका, ऑक्सीजन का। इसका कितना देर का? -410, तो आएगा -410 इंटू 6, और ये कितना है बोलो आपके पास? -300 इंटू 12, सॉरी इंटू 6, ठीक है। अब मेरे पास इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी आएगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन की एंथैल्पी। तो देखो कितना आ गया? -410, तो ये आ गया, देख मेरे पास आ जाएगा 2460। देखो जरा चेक हो रहा है क्या? ये आएगा -1800,
और -1200, तो मेरे पास आ गया है -2460, और ये देखो ये प्लस हो जाएगा तो ये -600 बच जाएगा। तो कुल मिला के पास मेरे पास वैल्यू है दिस मच किलो जूल पर मोल। 1 मोल ग्लूकोज पे आया है। हमसे 1 मोल ग्लूकोज का नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है 1 ग्राम ग्लूकोज का। तो ये 180 ग्राम का आया है, हमें 1 ग्राम का बताना है। जब हमें 1 ग्राम का बताना होता है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 180 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए -360 डिवाइड बाई 180, 1 0 से 1 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। देखो जरा 1 आया, कितना बच गया 12, तो 126 कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ये वैल्यू आ गई -17। इसको बोला गया है -x और पूछा है x की वैल्यू, तो नो डाउट x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया, देखो जरा एक बार। आपसे एक एन ब्यूटेन है जिसको पहले तो इथेन के ब्रोमिनेशन किया है और फिर उसका वुड्स रिएक्शन किया और उससे बनाया है, और कितना बनाया है वो आपको बता रखा है, 58 ग्राम बनाया आपके पास। कितना बनाया है, 58 ग्राम बनाया है। और 58 ग्राम बनाने के लिए इथेन का x लीटर आयतन रिक्वायर्ड हुआ, वो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं। देखो ऊपर वाले की दया से और भगवान के आशीर्वाद से Br2 तो आपका बना होगा C2H5Br, ठीक है। फिर अपना मान लो x है और वो STP पे है, तो इसको क्या कर देंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे। ये 22.4 तो ये भी कितना बनेगा, x बाई 22.4। परंतु आपको बोला है इसकी यील्ड कितनी है, 90%। तो यानी कुल इफेक्टिवली बना कितना है ये आपका क्या हो जाएगा, 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यील्ड 90% है। फिर बोला है C2H5Br, ये 2 हैं आपके पास, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, C4H10 बना देते हैं, 1 मोल। इसके 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो आपका इसका कितना मोल है, x बाई 22.4 इंटू 0.9, इसका आधा बनेगा। इसका आधा कितना होता है, देखो जरा, x बाई 20, ये इतना बनना चाहिए। पर इस रिएक्शन की यील्ड कितनी है, इस रिएक्शन की यील्ड है बेटा 85, यानी कि 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे की वैल्यू हमको दे रखी है, इस कंप्लीट की वैल्यू हमको बता रखी है 58 ग्राम। 58 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, इसका मोलर मास कितना बनेगा, 58 ग्राम ही बनेगा। यानी ये पूरी जो मोल ये है आपके पास, ये जो पूरा वैल्यू है वो कितना है, देखो x बाई 22.4 इंटू 0.9 इंटू 0.85 डिवाइड बाई 2, ये 1 है। और यहां से जब अपन x की वैल्यू लाएंगे, यहां से जब अपन x की वैल्यू लाएंगे तो वो जो वैल्यू जब अपन सोल्व करेंगे इसको, वो जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो वैल्यू आ रही है 59.2 के लमसम, ऐसा कुछ। इसको जब राउंड ऑफ करोगे ना, नियरेस्ट इंटीजर के पास लाओगे, तो नो डाउट ये आंसर कितना आ जाएगा, 59 लीटर आ जाएगा, 59 लीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 59 लीटर। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखो जरा, आपके पास एक क्वेश्चन है, वो लग रहा है पैरेलल सोल्युबिलिटी का। फिर एक क्वेश्चन है आपके पास, पूरा ताकत लगाई गई है पैरेलल सोल्युबिलिटी पे कि आपको कोई दिक्कत रह जाए तो वो क्या हो जाए, सॉर्ट आउट हो ही जाए। आपके 100% क्वेश्चन आने की संभावना है पैरेलल सोल्युबिलिटी की। देखिए 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, जिसका KSP दे रखा है, और आपके पास 0.1 मोल COL, इसका KSP आपको दे रखा है, इतना दे रखा है ना। द रिजल्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द सॉल्यूशन इज इतना, ठीक है, इतना दे रखा है आपके पास, बोला है। द वैल्यू ऑफ x इज, आपकी क्या बतानी है हमें,
x की वैल्यू बतानी है आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक पैरेलल सोल्युबिलिटी का केस बन गया, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि Ag+ की कंसंट्रेशन, देखिए जरा आपके पास Ag+ AgCl का सोल्युबिलिटी क्या बनेगा, Ag+ बनेगा और Cl- बनेगा। इसकी सोल्युबिलिटी हम x मान लें तो ये x और ये y। दूसरा CuCl है, ये आपके पास क्या बनेगा, Cu+ बनेगा और Cl- बनेगा। इसकी y मान लें तो ये y हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कहा गया है, हमें कहा गया ये कॉमन है, तो ये देखो ये x+ y और ये भी क्या बोलो x+ y, ये कॉमन है Cl। तो अब हम कह सकते हैं कि जो x/y का रेशियो होगा, जो x/y होगा आपके पास, वो क्या होगा, इसका 1.6 × 10⁻⁻10 अपॉन इसका कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁻6, तो ये वैल्यू आएगी 1.6 × 10⁻⁻4। अब मैं यहां से एक कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा। यहां पे देखिए जरा कि मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, वो क्या आएगा x अपॉन 1.6 और वो 10 की पावर है, उसको मैं प्लस कर देता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं अगले पड़ाव पे चलता हूं। तो अगला पड़ाव मेरे पास क्या है, AgCl की कंसंट्रेशन का है। तो मैं आता हूं, मेरे पास देखो कि 1.6 AgCl का KSP 10⁻⁻10, ये आएगा क्या बोलो, x इंटू x+ y, और y की जगह मेरे पास वैल्यू है, देखो तो मेरे पास आ गया x और यहाँ y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1.6 × 10⁻⁴। अब मैं एक बात यहाँ से श्योर कह सकता हूँ, देखो ये वैल्यू इतनी बड़ी है 10⁻⁴, 10⁻⁴ में यदि एक ऐड हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, इसी के बराबर रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x² 1/6 × 10⁻⁴, ठीक है, ये आ गया 1.6 × 10⁻⁻10। अब मैं यहां से इसको फर्दर सोल्व करता हूं, देखिए तो मेरे पास ये 1.6 इधर आ गया, देखिए 1.6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए ये इधर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाते चला जाएगा, तो यह आएगा 10⁻⁻10 अपॉन में मैं कह सकता हूं कि 10⁻+4 आ जाएगा, जो x² के बराबर है। तो x ये क्या आ गया, देखो 1.6 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻14, ये x² आ गया। तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 1.6 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू x, और x मेरा कुछ नहीं Ag+ की कंसंट्रेशन है। इसको मुझे कहा गया है, मेरे को ऐसे बोला गया है कि Ag+ की जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में है 1.6 × 10⁻⁻x, और मुझे x की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर करेंगे तो यहाँ कंपेयर करने पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, एक पैरेलल सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, आप देखिएगा जरा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक क्या दे रखा है, एक गैल्वेनिक सेल दे रखा है आपके पास, और पूछा उसका सेल वोल्टेज कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 सेल वोल्टेज है। और उसमें तो मैं सिंपल सी बात है, मैं पहले इस सेल का क्या निकाल लेता हूं, E0 निकाल लेता हूं। E0 ऑफ सेल जो मेरे पास आएगा वो आएगा रिडक्शन का 0 है, हाइड्रोजन देखो आपके पास H2 हाइड्रोजन सेल है आपके पास, और क्या आएगा माइनस E0 किसका, कैडमियम का, Cd+2 से Cd।
और ये वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस माइनस प्लस यानी कि 0.39। अब मैं इस पे क्या करूंगा, इसको एक सिंपल सेल मानते हुए मैं वैल्यू को सोल्व करता हूं। तो मैंने यहां सिंपल सेल मान लिया। देखो ई ऑफ सेल की वैल्यू मुझे 0 बता रखी है, ठीक है, मैं 0 रख देता हूं। ई नॉट मुझे 0.39 बता रखा है, माइनस 0.06 बता रखी है, मुझे ये वैल्यू कितनी लेनी है, 0.06 लेनी है। एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, एन वैल्यू 2 आ जाएगा। लॉग देखिए कैडमियम +2 की कंसंट्रेशन तो ऊपर आएगी मेरे पास, और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। आगे क्या बात समझ में बताओ मुझे। देखिए इसको आप रिएक्शन लिख दीजिए यहाँ पे, ये रिएक्शन है। देखो आपके CD से तो बन रहा है CD+2 और H+ से 2H+ से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपकी जो सेल रिएक्शन हो गई है वो ये हो गई है, CD+2H+ गिव्स CD+2 हाइड्रोजन। इसका प्रेशर दे रखा है 1, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मैंने कर दिया है। H+ की कंसंट्रेशन देखो NaOH में OH की 0.1 है यानी 10⁻⁻1, तो H+ हो जाएगा 10⁻−13। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आया है, ये वैल्यू 0 आई है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.03 यहां से। तो इस वाली टर्म को मैं पूरे को उठा के इधर ले आता हूं, तो मेरे पास आ गया 0.03 log CD+2 अपॉन H+ की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.39, ठीक है। अब देखो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ गया log CD+2 की कंसंट्रेशन अपॉन H+ की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये 13 आ गया है आपके पास, और यहाँ H+ की कंसंट्रेशन तुमको पता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक बात तो ये समझिए कि आपका CD+2 की कंसंट्रेशन अपॉन H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर ये आने जा रहा है 10⁻13। H+ की कंसंट्रेशन का हमको पता है कितनी है वैल्यू, वो वैल्यू है CD+2 की कंसंट्रेशन अपॉन H+ की 10⁻⁻13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻13। तो ये आएगा 10⁻26, उधर जाएगा तो मेरे पास CD+ कितना बनेगा, देखो जरा, CD+2 की जो कंसंट्रेशन है वो बनेगी मेरे पास 10⁻13 इंटू 10⁻26, तो ये आ जाएगा 10⁻13। CD+2 की कंसंट्रेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए, KSP चाहिए, किसका, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड के KSP के लिए KSP ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कैडमियम+2 की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। ये कितनी है बताओ, 10⁻13, ये है 10⁻1 का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 10⁻15। ये आपके पास आ गया, देखो कितना, 10⁻15, 1 इंटू 10⁻15। इसको अपन को ये कहा गया है कि 1 इंटू 10⁻x, तो x की वैल्यू पूछी है, तो नो डाउट यहाँ पे एक वैल्यू को कंपेयर करने पर x की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। हमसे H2SO4 है और एक डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है। सीधी बात है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो स्ट्रॉन्ग पहले आयोनाइज होगा। चलो करते हैं आयोनाइज।
जिसको आयोनाइज होना है उसको आयोनाइज करते हैं। ये हमें 2H प्लस देगा और सल्फेट देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन 0.2 थी, तो ये हमें कितना मिलेगा बताओ? इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05 है, तो ये मिलेगा हमें 0.1 m। इससे ही हमें मतलब है, आगे इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लोरोएस्टिक एसिड है, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड है, Cl2CHCOOH, ये होता है, ये आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा आपके पास। इसकी कंसंट्रेशन पहले से ही 0.1 है, इसकी हमारे पास 0.2 है, ये 0 है अभी। अब देखिए आपके पास क्या होगा, अब ये 0.2 में से x टूटेगा तो ये x बनेगा, ये 0.1 प्लस x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने पास इसका इक्विलिब्रियम कौन जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 × 10⁻²। तो इसका आ जाएगा अपने पास 5 × 10⁻², वो किसके बराबर आएगा? x 0.1 प्लस x अपॉन 0.2 माइनस x। इसको हम सोल्व करते हैं, देखो इधर लाते हैं, इधर लाएंगे तो ये पहले जो वैल्यू है 0.2 के 1 बना देगी, तो ये आएगा 0.01, फिर x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 0.05x इज इक्वल्स टू, ये आएगा 0.1x प्लस x स्क्वायर। अब ये वाली टर्म को उधर भेज देते हैं सभी को, तो देखो 0.01 इज इक्वल्स टू, देखो ये प्लस में हो जाएगी तो अपने पास ये क्या बनेगी 0.15x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा, पूरी इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 0.15x और माइनस 0.01 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x को कैलकुलेट करते हैं, x को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक से लाना पड़ेगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए जरा आपके पास, वो आएगी आपके पास माइनस b यानी कि माइनस 0.15 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 0.15 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, देखो 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 0.01 है, अपॉन 2a की वैल्यू 1 है अगेन। तो इसको मैं देखता हूं तो मेरे पास वैल्यू 0.15 प्लस माइनस, देखिए ये जो वैल्यू आने जा रही है 15 का जो स्क्वायर होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, तो ये वैल्यू बनेगी 0.0225 माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये वैल्यू बनेगी 0.04 अपॉन 2 बनेगा आपके पास। अब थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं वैल्यू को, तो अपने पास जो वैल्यू बनी है वो देखो माइनस 0.15 प्लस माइनस, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू बनने जा रही है 0.0625 अपॉन 2। अब देखिए ये है 0.25, इसका रूट क्या आएगा, 0.25 आएगा इस वैल्यू का रूट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस 0.15 प्लस माइनस 0.25 अपॉन 2। अब देखिए यदि हम यहाँ पे माइनस ले लें तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस आ जाए, और x कभी माइनस नहीं हो सकता, वो प्लस ही हो सकता है, तो एक वैल्यू तो हमारी वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, तो हमें प्लस वाली वैल्यू लेनी है। तो प्लस वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वो देखते हैं जरा, माइनस 0.15 प्लस 0.25 अपॉन 2, तो ये वैल्यू मेरे पास बचेगी कितनी, 0.1 बाई 2, ये 0.05। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, हाँ ठीक है,
0.05 बच गई मेरे पास। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के लिए देखो मैं यहाँ आ जाता हूँ आपके पास। देखो ये कितनी थी? 0.1 प्लस एक्स। क्या थी? 0.1 प्लस एक्स थी मेरे पास। तो मेरे पास H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ये है मेरे पास 0.1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है 0.05, तो ये वैल्यू आ गई है 0.15। अब मेरे को ये बोला गया है इस कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर अपना आंसर बता दीजिए। तो देखो मैं 0.15 को 400 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये दो पॉइंट है तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 15 को 4 से यानी कि 60। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के मन में ऐसे आएगा, सर आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया तो क्वाड्रेटिक बनाया, हमें कैसे पता चले कि क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करना था या कैसे सोल्व करना था? तो एक बहुत सिंपल सी बात ये है बेटा, इसके के को देखो, वो 10 की पावर -2 है। 10 की पावर -2 या 10 की पावर -3 से कम या उसके आसपास की कोई वैल्यू है तो हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। वो 10 की पावर -3 से छोटा होता तो अपन नेग्लिजिबल मानते। ये बात क्लासों में 50 बार कर चुका हूं मैं आपके साथ। इस बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चन कैसे होगा? क्वाड्रेटिक के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का सा ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। थर्मो का क्वेश्चन लग रहा है, थर्मोकेमिस्ट्री का स्पेशली। क्या क्वेश्चन है वो देख लीजिए जरा। आपके पास आपको बोला गया है कि ये एक रिएक्शन है, H2 से 2H बना रही हैं हम लोग। इसका एंट्रोपी चेंज बता रखा है आपको 60 और इसका एंट्रोपी चेंज बता रखा है 50। तो रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज कितना आ जाएगा? रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 50 × 2 माइनस 60 वो आएगा 40 जूल पर केल्विन। ठीक है। अब मेरे को इसकी डेल्टा जी भी दे रखी है, तो डेल्टा जी है 21.6 किलो जूल। अभी ध्यान रखें, डेल्टा एच माइनस टी, टी की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी? 300 केल्विन, और ये दे रखा है 40, और ये किलो जूल में, तो मैं इसको क्या करता हूँ 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये 12 आ गया, 12 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। तो रिएक्शन की जो एंथैल्पी आ गई है वो आ गई है 21.6 + 12। ठीक है। इसको मैं करता हूं सोल्व डेल्टा एच को। तो ये था 33.6 किलो जूल पर मोल। अब मेरे से क्या पूछा है? बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी x है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 0। तो रिएक्शन की एंथैल्पी क्या आएगी? बॉन्ड एंथैल्पी से मैं रिएक्शन की एंथैल्पी निकालूं तो कैसे निकालूंगा? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन की जो मेरे पास एंथैल्पी आने जा रही है वो क्या आने जा रही है? x - 0 यानी कि x ही मेरी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी है। यानी रिएक्शन की एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो गई है? बराबर हो गई है। अब मेरे से ये पूछा गया है कि आप अपना जो आंसर है वो किसके अंदर दें? किलो कैलोरी के अंदर दें। किस में दें बताओ? किलो कैलोरी के अंदर दें। तो बॉन्ड एंथैल्पी का आंसर हमें क्या देना है? किलो कैलोरी के अंदर देना है भाई। चलो देते हैं किलो कैलोरी के अंदर। जब मैं बॉन्ड एंथैल्पी के आंसर को किलो कैलोरी में करता हूं कन्वर्ट, तो मुझे नो डाउट 33.6 डिवाइड बाई 4.2 करना पड़ेगा। तो ये किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया है, तो मैं 42 से डिवाइड करता हूं, तो मैं इसको 8 टाइम डिवाइड कर देता हूं। तो 8 टाइम में कितना आ जाएगा? 320 और 16, 320 और 16 कितना? 332। तो ये 332 आता, तो 4 क्या बच गया है मेरा?
रिमाइंडर बच गया, 40 हो गया है। तो आगे पॉइंट आ गया, तो एक जीरो तो ऑलरेडी आ गया, फिर एक आपके पास, तो ये 400 हो गया है आपके पास। तो लगभग आपके पास कितना आ रहा है आपके पास वैल्यू, ये लगभग वैल्यू 0.9 के आसपास है, जा रही है कुछ वैल्यू 8.09 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो मेरे को आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो वो जो आंसर है आपके पास वो आएगा आपके पास 8 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका पेपर था। अब बेटा कॉन्फिडेंस बना के रखना, पेपर जेईई मेन के बहुत आसान आने जा रहे हैं, आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे, ये मेरा आपसे प्रोमिज है, ये वादा है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं एक एक बच्चे को जानता हूँ, आपका स्कोर बहुत बढ़िया आने जा रहा है। कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, पेपर कॉन्फिडेंस से सोल्व कीजिएगा। केमिस्ट्री को बहुत अच्छा टाइम दीजिएगा, पहले केमिस्ट्री का पेपर सोल्व कीजिएगा, केमिस्ट्री ही नंबरों में कन्वर्ट होगी, इस बात को याद रखिएगा। इंटीजर बहुत कूल ब्रेन से बनाइएगा केमिस्ट्री के, कोई कैलकुलेशन एरर मत कीजिएगा, इंस्ट्रक्शन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है बेटा। और कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ वही काम में लीजिएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। अगेन आई रिपीटेड कि कांस्टेंट की वैल्यू वही काम में लीजिएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। समझ गए बात को? क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, फिर ये आंसर देना है। थैंक यू बेटा।